दोस्तों वेलकम टू हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। तो जो हमारा लेक्चर चल रहा है दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी इसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। इस लेक्चर सीरीज़ में जो हमारी एनसीईआरटी है इसको हम लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी समझने में, पढ़ने में और आसानी आ जाए और जो है आपके नीट एग्जामिनेशंस या जो आपका सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो उसमें जो है आपको ये एनसीईआरटी समझने में आसानी हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएँ। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी एक लेक्चर इसका हो चुका है। आज हमें पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है जहाँ से हमें आज पढ़ना है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में क्या होता है, हम आइसोलेट कर पाते हैं, यानी कंपाउंड्स को बाहर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा कंपाउंड हो, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं कि इस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, यानी उस कंपाउंड को बना भी सकते हैं। इफ़ वन वेयर टू make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugars। ठीक है, अगर हम लिस्ट बनाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स का तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें आ सकते हैं, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं। फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमॉलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। कुछ वजूहत के बिना पर हम बायोमॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि व्हाट आर मेटाबोलाइट्स। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स जो है वो होते क्या है, यानी ये जो टर्म यहाँ पर है मेटाबोलाइट्स, इसका क्या मतलब है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि फिगर 9.1 में था, वो सारे कंपाउंड्स लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं। दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। उन मेटाबोलाइट्स को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 9.1 में जो हमारी फिगर है, इसमें जितने भी आपको बायोमॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, अमीनो एसिड्स हो या फैट्स हो, ठीक है, या नाइट्रोजनस बेसिस हो या न्यूक्लियोटाइड्स जिसे हम कहेंगे, ये सभी चीज़ें जो है बायोमॉलिक्यूल्स ये सभी है, तो ये पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। यानी चाहे आपके अमीनो एसिड्स हो या शुगर्स हो, ठीक है, या आपके लाइपिड्स हो या आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो, ये सभी क्या है, ये सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हमने कहा मेटाबोलाइट्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब इसका एक टाइप है दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये वो सबस्टेंसेस होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, ग्रोथ, डेवलपमेंट और
रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल। इनके बगैर ना तो ग्रोथ हो सकती है, इनके बगैर ना तो रिप्रोडक्शन हो सकती है, ना डेवलपमेंट हो सकता है। सो दीज आर एसेंशियल। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? अब वो मेटाबोलाइट्स जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हो। देखो अमीनो एसिड्स के बगैर ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ठीक है, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। इन सभी चीज़ों में ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे, तो ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन जो है ये नहीं हो सकते। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ज़रूरी होते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो आपको याद रखना होगा ये वो मेटाबोलाइट्स हो जो मेटाबोलाइट्स है जो कि एसेंशियल है और किसके लिए? ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। However, when one analysis plant, जब हम एक प्लांट को देखते हैं या फंगल या माइक्रोबियल सेल्स को देखते हैं, तो हमें वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा वहाँ पर और भी कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जब हम प्लांट या फंगल या माइक्रोबियल सेल्स को देखते हैं, वहाँ पर हमें प्राइमरी के अलावा कुछ और भी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स दिखाई देते हैं, जिनमें अल्कोलाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, ये सभी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी में, इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल नहीं होते, ठीक है। ना तो ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ये डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो ये क्या फंक्शन करते हैं? देखो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। ये डिफेंस में मदद करते हैं, प्लांट के डिफेंस में मदद करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हेल्प करते हैं। इसी तरीके से पिगमेंट, सेंट्स जो है गम्स बनाने में, स्पाइसेस या रबर, ये सभी चीज़ें, या एंटीबायोटिक्स बनाने में, ये सभी चीज़ें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव, जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका क्या होता है? इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शंस होती है। आइडेंटिफिएबल फंक्शंस मतलब इनकी स्पेसिफिक फंक्शन होती है, इनकी स्पेसिफिक फंक्शन होती है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइएबल फंक्शन। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में इनकी क्या होती है? स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, यानी इनके जो रोल्स हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में होती है। वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अभी हमें सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल पता नहीं है इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। हाउएवर मनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन मतलब जो प्रोड्यूस करता है ना ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या फंक्शंस है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, वो फुली अभी नून नहीं है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रबर, आपको पता ही है रबर से कितने मटेरियल्स हम बनाते हैं, तो रबर क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ड्रग्स बनाते हैं, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कुछ ऐसे भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब जो कि जिनकी वजह से एक प्लांट जो है या एक ये बैक्टीरिया भी हो सकता है या फंगस भी हो सकता है, इंटरेक्ट करता है विद इट्स एनवायरनमेंट, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटर चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर अभी जो ये टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हो कि डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इनको दिया गया है यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो। पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हैं, एंथोसायनिन्स हैं, ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अल्कोलाइड्स जिनमें मॉर्फिन आता है, कोडीन आता है, ये टेबल आपको याद रखना होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैच करना होगा वहाँ पर। पिगमेंट्स में क्या क्या आता है, अल्कोलाइड्स में क्या आता है? टर्पिनॉइड्स जिनमें मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एब्रिन और राइसिन है, लेक्टिन्स में कॉन्कैनावेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन है, क्यूरक्यूमिन है,
पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स और सेल्यूलोस। ये टेबल आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पर मैच करना होगा कि अल्कोलाइड इनमें से कौन है, ये चीज़ें। अब हम देखते हैं व्हाट आर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बायो मीन्स लिविंग, ये तो हमें पहले ही पता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, वो बायो मॉलिक्यूल्स जो कि लार्ज होंगे, लार्ज इन साइज, और किन में पाए जाते होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। देखो एक कॉमन फीचर है सभी उन कंपाउंड्स का जो हमने एसिड सॉल्युबल पूल में पाए थे, यानी फिल्ट्रेट में पाए थे। आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा, वहाँ पर हमने देखा था इस तरीके से हमने बीकर बनाया था, उसमें से हमने फ़िल्टर किया था कुछ लिविंग मटेरियल को, हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, उसको ग्राइंड किया था विद क्लोरासिटिक एसिड, और नीचे जो हमें रिटेंटेट मिला था, ये जो फिल्ट्रेट मिला था, फिल्ट्रेट, उसको हमने एसिड सॉल्युबल पूल कहा था। उसमें क्या कॉमन फीचर हमको दिखता है, दे हैव मॉलिक्यूलर वे रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन। यानी जो हमें फिल्ट्रेट मिला है, इस फिल्ट्रेट का हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी ये देखी कि एसिड सॉल्युबल पूल में जो भी हमारे कंपाउंड्स थे उनका जो वेट था दैट वाज बिटवीन 18 टू 800 डाल्टन। डाल्टन मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। कितना था, 18 से लेके 800 तक अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमने सॉल्युबल पूल में देखा, एसिड सॉल्युबल पूल में देखा। जो भी इसमें कंपाउंड्स थे उनका वज़न जो था वो 18 से लेकर 800 डाल्टन तक था। अब हमारा जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली, उसमें सिर्फ 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। यानी जो ऊपर हमने जो हमारा यहाँ पर वो फ्रैक्शन जो कि इससे फिल्ट्रेट नहीं हो पाया और वो ऊपर ही रह गया इस क्लॉथ पर, तो इसको हमने कहा था एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये हमारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। इसमें 4 चीज़ें जो हैं, 4 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। क्या क्या, एक तो हमारे प्रोटीन्स, नंबर 2 पॉलीसैकेराइड्स, नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड्स, एंड नंबर 4 लाइपिड्स, जिन्हें लिपिड्स भी कहते हैं। ये 4 चीज़ें हमने किस में देखी, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स थे, ये फिल्टर नहीं हो पाए इस क्लॉथ से, तो ये ऊपर ही रह गए। दीज आर एसिड इनसॉल्युबल, 4 ग्रुप्स हैं ये। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, ये 4 क्लासेस जो है कंपाउंड्स के, यानी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, इनमें एक्सेप्शन है लिपिड्स। ठीक है, इन सभी का मतलब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड्स का जो वेट है इन द रेंज ऑफ, वो कितना होता है, 10,000 डाल्टन एंड अबव। इनका वेट होता है 10,000 डाल्टन से ऊपर, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। ठीक है, लिपिड का इससे कम आता है ये जो इसका वेट है। फॉर दिस वेरी रीज़न, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स को, केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, यानी वो केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाए जाते हो। इनके 2 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट। इनके 2 टाइप्स हैं, वन विच हैव मॉलिक्यूलर वे लेस देन 1000 डाल्टन, एक ऐसे कंपाउंड्स जिनका वज़न 1000 से कम है, 1000 डाल्टन से कम वाले वज़न के जो सब्सटेंसेस होंगे, कंपाउंड्स होंगे, और यूजुअली रेफर्ड, उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, और सिंपली हम उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका वज़न 1000 से नीचे होगा। वाइल दोज, जो हमने कहाँ पर पाए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऊपर, जिनमें लिपिड्स,
प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनका वज़न ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, उन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द, जो मॉलिक्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं ऊपर लिपिड्स के बगैर, दीज आर ऑल पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। जिससे भी क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं और वो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई मोनोमरिक यूनिट है, मोनोमरिक मतलब सिंगल यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई मोनोमरिक यूनिट है, ये दूसरे मोनोमरिक यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी दूसरे मोनोमरिक यूनिट से जुड़ा हुआ है, और ये जो यहाँ पर सब्सटेंस बन गया इसको हम पॉलीमर कहेंगे, क्योंकि इसमें मोर देन 1 मोनोमेरिक यूनिट्स है। तो ये क्या बनेगा, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल या पॉलीमेरिक सब्सटेंस। लिपिड्स पॉलीमेरिक नहीं होते हैं। ठीक है, हुज मॉलिक्यूलर वे, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना वो 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं कर पाता है। ठीक है, वो किस में आता है फिर, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता तो है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, लेकिन वज़न उसका 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता है। और हम लिपिड को पॉलीमर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें मोनोमरिक यूनिट जो है वो आपस में बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं, रिपीटेड मोनोमरिक यूनिट्स नहीं हो सकते। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, ये क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं एंड अदर मेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं। लिपिड्स आपको पता है, फॉस्फोलिपिड जो कि मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू, जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है हम सेल स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन, उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी ये ब्रेक हो जाएगा, या बाकी अगर कोई और मेम्ब्रेन होगा सेल में वो भी ब्रेक हो जाएगा। एंड फॉर्म, फिर क्या बनेंगे, वेजिकल्स वहाँ पर बनते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमें पता ही है, इसमें लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, तो फिर वहाँ पर छोटे छोटे वेजिकल्स बनेंगे। वेजिकल्स क्या होते हैं, वेजिकल्स भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इनको हम वेजिकल्स कहेंगे। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो लिपिड बाइलेयर है, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये छोटे छोटे वेजिकल्स बनाएगा, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। और ये वेजिकल्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, नॉट वाटर सॉल्युबल मीन्स ये दीज आर हाइड्रोफोबिक। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool. इसलिए ये क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं along the acid insoluble pool and hence, यानी कहने का मतलब है ये वेजिकल जो बनते हैं ना, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनका वज़न थोड़ा सा बाकी जो हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में है उनसे थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों ये क्या बनाते हैं, एग्रीगेट्स बनाते हैं। क्यों एग्रीगेट्स बनाते हैं, क्योंकि ये वाटर हीटिंग होते हैं। जब ये वाटर हीटिंग होते हैं तो ये इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई फॉस्फोलिपिड है, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक छोटा सा वेजिकल, क्योंकि ये डरते हैं वाटर से, इसीलिए हम कहेंगे वाटर हीटिंग, तो ये वेजिकल बनाएंगे। ये वेजिकल हमारा बन गया तो ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक वेजिकल तो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना देन एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स से, सो इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाता है एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, इसलिए ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ जाता है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इसके रीजंस हमने बोले कि इसमें रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स नहीं होते हैं और
दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको समझाने के लिए ज़रूरी है, देखो जब हमने बोला कि मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन जब एक लिपिड दूसरे लिपिड के साथ जुड़ा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बाहर वाटर होगा, इस वाटर की वजह से ये वेसिकल्स बनाते हैं। इन वेसिकल्स में या ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, नो कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी इनके दरमियान, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शन, देयर इज़ नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जब कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं तो ये पॉलीमर्स नहीं बना सकते। द एसिड सॉल्युबल पूल, जो हमारा एसिड सॉल्युबल पूल होता है, रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, वो रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, यानी जो हमारे साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे वो बाकी चीज़ें हो। द मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में और ऑर्गेनेल्स में, ठीक है, जो मैक्रोमॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स में होते हैं वहीं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाते हैं, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हो चाहे वो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो। प्रोटीन्स भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, आपके लिपिड्स फॉर एग्जांपल हमारे साइटोप्लाज्म में भी, मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, वो सभी चीज़ें जो है वो एसिड सॉल्युबल, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स वो बिकम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स। मिलाकर ये क्या बनाएंगे, जितने भी केमिकल कंपोजिशन या केमिकल मटेरियल प्रेजेंट था लिविंग टिश्यूज या ऑर्गेनिजम्स में, वो या तो एसिड सॉल्युबल होगा या तो एसिड इनसॉल्युबल होगा। इस टेबल में आप देख सकते हो कि केमिकल कंपोजिशन दिखाई गई है एक लिविंग टिश्यू की, और उसमें दिखाया गया है कि कौन सा जो केमिकल है वो ज़्यादा होगा, मतलब उसकी एबेंडेंस कितनी होगी। फॉर एग्जांपल हम वाटर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला केमिकल होता है, कितना, 70 to 90%, 70 to 90%। प्रोटीन्स कितने होते हैं, 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, सेलुलर मास की हम बात कर रहे हैं 2%, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स 5 to 7%, और जो हमारे आयन्स हैं वो कितने होते हैं, 1%, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर को हमने क्या बोला, केमिकल। अब केमिकल क्या होता है, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी एक डिफिनिट कंपोजिशन होगी, डिफिनिट कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल हम वाटर को लेंगे, इसमें डिफिनिट कंपोजिशन होती है 2:1, यानी हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। क्या वाटर मॉलिक्यूल में ये कंपोजिशन चेंज होती है, नहीं होती है, ठीक है, इजली ये चेंज नहीं होती है, 2:1 ही रहती है, तो इसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन रहती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो केमिकल होता है इसकी डिफिनिट प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे कि वाटर की डिफिनिट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं। मुमकिन है ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है कि वाई वाटर इज कॉल्ड ए केमिकल, तो इसका आंसर यही रहेगा कि इट हैज़ डिफिनिट कंपोजिशन एंड डिफिनिट प्रॉपर्टीज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि प्रोटीन्स बने हुए होते हैं स्मॉलर यूनिट्स के, या हम कहेंगे मोनोमर्स के। ये एक यूनिट है, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट। ये जब मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, फॉर एग्जांपल हम किसकी बात करें, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में क्या मोनोमर्स होंगे, कौन से, एमाइनो एसिड्स। तो ये एमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जो है जुड़ेंगे, और जिस बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड।
और एक प्रोटीन तभी बनेगा जब अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे। उस अमीनो एसिड में क्या एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा? नहीं, बल्कि एक से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इसीलिए प्रोटीन्स को हम पॉली मीन्स मनी, बहुत सारे पेप्टाइड्स होंगे, इसीलिए हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये एक कोविलेंट बॉन्ड होता है। इट इज़ अ कोविलेंट बॉन्ड, ये आपको याद रखना होगा। प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ये एक कोविलेंट बॉन्ड होता है। तो इसीलिए हम प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें मोर देन वन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड से बनते हैं ये। दे आर लीनियर चेन्स। ये क्या बनाते हैं? लीनियर चेन्स, कंटिन्यूअस लीनियर चेन्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ अ लीनियर चेन। अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक है बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो कि हमने बोला कि ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है। ये सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब डबल या ट्रिपल नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन इसका जो करैक्टर है, इसका करैक्टर ये सिंगल बॉन्ड से थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इसमें पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना होगा कि इट हैज़ पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर, यानी सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा मजबूत, और उतना भी मजबूत नहीं कि डबल बॉन्ड जैसा मजबूत होगा, उतना भी नहीं होगा उससे नीचे, लेकिन सिंगल बॉन्ड से ऊपर। ठीक है, ईच प्रोटीन हैज़, जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनमें क्या होता है? इज़ अ पॉलीमर। वो पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर किनका? अमीनो एसिड्स का। उनमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं और वो पॉलीमर बनाते हैं और बनता है प्रोटीन। क्या प्रोटीन एक अमीनो एसिड का बन सकता है? बिल्कुल नहीं, प्रोटीन एक अमीनो एसिड का नहीं बनता है। प्रोटीन में एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। एज देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, कुल मिलाकर कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स, जैसे कि एलानिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, ट्रिप्टोफान है, लाइसिन है, एटसेट्रा। ए प्रोटीन इज़ अ हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर होता है, ये होमोपॉलीमर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रोटीन इज़ अ हेटेरोपॉलीमर, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लाइसिन है, उसके बाद ग्लाइसिन आएगा यानी जुड़ेगा, उसके बाद कोई और अमीनो एसिड आ सकता है, फॉर एग्जांपल प्रोलीन के साथ एलानिन जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा हेटेरोपॉलीमर। तो ये क्या बनता है? हेटेरोपॉलीमर, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रोटीन इस तरीके का हो सकता है? मतलब ग्लाइसिन के साथ ग्लाइसिन जुड़ा हुआ है, फिर ग्लाइसिन, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं देखा गया है जिसमें एक जैसे अमीनो एसिड्स होंगे, यानी सभी एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे, जिसको हम होमोपॉलीमर्स कहेंगे। ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं पाया गया है। सो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स, ये होमोपॉलीमर्स नहीं होते, यानी ग्लाइसिन नहीं होगा, प्रोलीन नहीं होगा। मतलब हो सकता है प्रोलीन फिर और कोई अमीनो एसिड हो सकता है। इसी तरीके से ग्लाइसिन फिर और कोई अमीनो एसिड हो सकता है, प्रोलीन हो सकता है, उसके साथ जुड़ा हुआ कोई और अमीनो एसिड हो सकता है, लेकिन एक ही टाइप के प्रोटीन ये अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन में नहीं पाए जाते। इसलिए हम प्रोटीन्स को हेटेरोपॉलीमर्स कहते हैं। ए होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, जो अभी मैंने बोला, और जो हमारा हेटेरोपॉलीमर होता है उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एज लेटर यू इन योर न्यूट्रिशन लेसन। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा, वहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि अमीनो एसिड्स की ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। यू हैव लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स जो है ना, आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वो अमीनो एसिड्स नहीं बना पाती है खुद। तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें डाइट से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं।
इसीलिए हम उनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्यों एसेंशियल होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, इसलिए हमें वो ज़रूरी होते हैं लेने फूड से या डाइट से, तो इसलिए उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड विद फूड और डाइट। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। द डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्सेज ऑफ, जो डाइटरी प्रोटीन्स है यहीं से हमें क्या मिलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, इसके लिए हमें डाइटरी प्रोटीन्स खाने पड़ते हैं। वो डाइटरी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होके वहाँ से क्या मिलेगा? हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। देयरफॉर अमीनो एसिड्स कैन बी, या तो ये एसेंशियल होंगे या नॉन एसेंशियल। अब बचते हैं वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। हमारी बॉडी खुद जो अमीनो एसिड्स बनाएगी ना, उनको हम नॉन एसेंशियल कहेंगे। जो हमें डाइट से लेने पड़ेंगे उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहेंगे। लेटर आर दोज, जो नॉन एसेंशियल्स हैं, विच आवर बॉडी कैन मेक, जो अभी मैंने बोला कि वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। वाइल वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम डाइट एंड फूड, प्रोटीन्स कैरी आउट मनी फंक्शन। अब प्रोटीन्स की क्या फंक्शन होती है हमारी बॉडी में? बहुत सारी फंक्शंस एक प्रोटीन करता है, लाइक ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऑक्सीजन जो आपका है ना उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? वो एक प्रोटीन है। वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। इसी तरीके से आपके सेल के अंदर कुछ मटेरियल जाना चाहिए जो कि खुद नहीं जाता है, उसके लिए वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एक कैरियर प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन्स पर। तो वो कैरियर प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? वो कैरियर प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसीलिए उसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो हमारी जो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जैसे कि हमारे बॉडी में आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल आपका इंसुलिन, जिसे ब्लड ग्लूकोज क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज, जो कि ब्लड ग्लूकोज जो है उसको डिक्रीज करता है। ये एक हार्मोन है। हमारा जो पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज में खास किस्म की सेल्स होती हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। वो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। तब जब हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होगा तब इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो वो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है। ठीक है, क्योंकि फिर सेल्स जो है ना वो उस शुगर को अपनी तरफ खींचती है, यानी ग्लूकोज उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इन हो जाता है उन सेल्स में, तब जाके ब्लड शुगर कम होता है। ये आगे पढ़ेंगे हम। कुछ एंजाइम्स जो है ना, कुछ प्रोटीन जो है ना वो एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, एंजाइम क्या होता है? बायो कैटलिस्ट होता है। बायो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो कुछ प्रोटीन्स जो है ना वो एंजाइम्स के, कुछ ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल में, जैसे कि हमारी बॉडी में कोलाजन है। कोलाजन जो है ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब सेल्स के दरमियान एक सब्सटेंस जिस पर सेल्स जो है ना वो होती है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन अभी मैंने बोला हार्मोन है। एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, जैसे कि आपका स्मेल है, टेस्ट है, हार्मोन है, उसको रिसीव करना, उसको परसीव करना। ठीक है, ये रिसेप्टर का काम होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है आपकी सेल है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब कोई स्टिमुलस आया या कोई फॉर एग्जांपल कोई केमिकल आया, ये सेल में नहीं जा पाता है। इस सेल पर प्रेजेंट क्या होते हैं? इस सेल पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो है ना ये किसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो, यानी यहाँ से कोई मॉलिक्यूल, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मॉलिक्यूल के सूरत में, वो यहाँ पर इस रिसेप्टर पर क्या होता है? इस रिसेप्टर पर बाइंड होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम लाइगेंड कहेंगे, और ये किस पर बाइंड होता है? रिसेप्टर पर। फिर यहाँ पर जो रिसेप्टर है अंदर सिग्नलिंग करवाता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली
रेस्पॉन्स आ जाता है सेल से। तो इस तरीके से एज ए रिसेप्टर जो है, एज ए रिसेप्टर हमारा प्रोटीन एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर। ठीक है, जैसे कि हमारा एक रिसेप्टर है सेल के मेम्ब्रेन्स में होता है जीपीसीआर, वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स ही होते हैं। इसी तरीके से हमारी सेल्स में गुलेट 4 होता है। व्हाट इज़ गुलेट 4? गुलेट 4 जो है इट इज़ बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल्स के अंदर। ठीक है, ये भी सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये कोई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाता है तो इसके साथ बाइंड होके फिर इस ग्लूकोज को अंदर लिया जाता है। सो दिस इज गुलेट 4। ठीक है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो ये चीज़ यहाँ से हो गई। कोलाजन इज द मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, दैट इज़ कोलाजन। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर मतलब टोटल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन होता है, क्या वो कोलाजन है? कोलाजन नहीं है, कोलाजन एनिमल्स में है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन जो है ना बायोस्फीयर में, दैट इज़ राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको रुबिस्को कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ये आपके एग्जाम्स में आएगा ये क्वेश्चन, याद रखिए। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर, इन द होल बायोस्फीयर। एनिमल्स में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, दैट इज कोलाजन। सो व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स, इसको हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स को। देखो, पॉली मीन्स मनी, यानी ऐसा मॉलिक्यूल, ये भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें बहुत सारे शुगर्स पाए जाते हो, जुड़े हुए शुगर्स। यानी ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे शुगर के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरीके से क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड बनेगा। दीज आर मोनोमर्स। तो यहाँ पर मोनोमर्स क्या होंगे, शुगर्स होंगी। प्रोटीन्स में क्या थे मोनोमर्स, एमाइनो एसिड्स। यहाँ पर भी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा बॉन्ड होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि हमने बोला जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एमाइनो एसिड में कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि शुगर के दरमियान बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद ये पॉइंट्स आपसे मतलब ये ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी याद तो आपको रखना होगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे डीएनए में भी हमें ये पढ़ने होंगे। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, जो हमारा एसिड इनसॉल्युबल पैलेट है, इसमें एक तो प्रोटीन्स तो आते हैं, इसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्हीं को कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर्स। एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स, ये लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, शुगर मोनोमर्स के लॉन्ग चेन्स जुड़े हुए हैं। दे आर थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड, जैसे कॉटन थ्रेड होता है उसी के जैसे। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकेराइड्स इसमें जुड़े हुए होते हैं एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल हमारा सेलुलोस है, इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। सेलुलोस जो है ना, सेलुलोस आप देखते हो सेल वॉल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल्स या बैक्टीरियल सेल वॉल्स, प्लांट सेल वॉल्स में। ठीक है, प्लांट सेल वॉल्स में क्या होता है, ये सेलुलोस होता है। ये क्या होता है, पॉलीमेरिक तो पता ही है कि बहुत सारी शुगर यूनिट्स के बने हुए। पॉलीसैकेराइड्स यानी बहुत सारे सैकेराइड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने एक सेलुलोस मॉलिक्यूल बनाया है। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, इसमें सिर्फ एक किस्म का मोनोसैकेराइड होता है, क्या, ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोज यूनिट्स होंगी, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा सेलुलोस। प्रोटीन्स में आप ये नहीं देखते हो, प्रोटीन्स में आप हेटेरोपॉलीमर्स पाओगे, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड्स है इनमें होमोपॉलीमर्स भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि सेलुलोस। इसमें कौन से मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज। सेलुलोस इज ए होमोपॉलीमर, इसीलिए सेलुलोस क्या है, होमोपॉलीमर।
स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ये वेरिएंट है ऑफ दिस, यानी सेलुलोज का ये वेरिएंट मतलब थोड़ी सी चेंज इसमें होंगी, बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, स्टार्च का काम होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब कैसे स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उस फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ये प्लांट्स में फॉर एग्जांपल हो रहा है तो ग्लूकोज बना, तो ये ग्लूकोज जो है ना प्लांट खुद यूज़ करता है और कुछ ग्लूकोज पीछे बचता है जो कि प्लांट यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि ये बहुत सारा ग्लूकोज बनाता है, कुछ ये यूज़ कर पाता है और कुछ को क्या करता है स्टोर। जो ग्लूकोज स्टोर करता है ना ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर, ये बनाता है स्टार्च, यानी ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ के बनता है स्टार्च। सो स्टार्च की क्या फंक्शन होती है, स्टार्च की फंक्शन होती है कि ये बनता है एज ए एनर्जी स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड। एनर्जी इन द सेंस ऑफ ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है, उसमें एनर्जी होती है ना, एनर्जी स्टोरिंग पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज एनर्जी स्टोरिंग नहीं होता है बल्कि वो सेल वॉल्स बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लांट्स में क्या करता है, प्लांट्स में ये स्टोर करता है एनर्जी, कौन, स्टार्च। एनिमल्स में भी जब हम खाते हैं ना, कोई हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो उस कार्बोहाइड्रेट में क्या था, उस कार्बोहाइड्रेट में हमने फॉर एग्जांपल शुगर्स थे, जब ये डाइजेस्ट होगा तो शुगर्स यूज़ होंगे, आगे कुछ शुगर्स बचते हैं, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स, तो उन शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, एनिमल बॉडी में भी उनको स्टोर किया जाता है, लेकिन हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लेकिन एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। So the glycogen is the storage form of glucose in animals, while as starch is the storage form of glucose in plants. इनुलिन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ये फ्रुक्टोज का बना हुआ होता है पॉलीमर इनुलिन एक पॉलीमर है फ्रुक्टोज शुगर का। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, फॉर एग्जांपल हम एक पॉलीसैकेराइड चेन लेंगे, ग्लाइकोजन लेंगे यहाँ पर एग्जांपल, जो कि एनिमल में स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड, जो राइट एंड होता है उसको हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो राइट एंड है, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड, राइट साइड में जो एंड है इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एंड। और जो लेफ्ट एंड है उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे, यानी ये वाला एंड जो है दिस इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। ये रिड्यूसिंग एंड है और ये क्या है, ये है नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज़ ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून 9.2 में आप देख सकते हो, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांचेस प्रेजेंट है, ये ब्रांचेस हो गए, ये ब्रांचेस हो गए, ठीक है। स्टार्च फॉर्म्स, जो स्टार्च होता है इट फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये बनाता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ दिस इज हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कौन बनाता है, स्टार्च बनाता है। इन फैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स, जो स्टार्च होता है वो होल्ड करता है किनको, आयोडीन मॉलिक्यूल्स को, किनको होल्ड कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है आयोडीन मॉलिक्यूल्स को। या यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा, वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है इन द हेलिकल, किस में, इस हेलिकल पोर्शन में। द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, ये स्टार्च जब I2 के साथ मिलेगा ना तो स्टार्च उस टाइम कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, सेलुलोज में ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए वो I2 को होल्ड नहीं कर पाएगा और वहाँ पर ब्लू कलर नहीं आएगा। याद रखना होगा कि स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसलिए वो आयोडीन को होल्ड करता है और वहाँ पर जो कलर आ जाता है स्टार्च आयोडीन का वो ब्लू आ जाता है। सेलुलोज होल्ड नहीं कर पाता है इसको क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वॉल्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेलुलोज के, ठीक है, सेलुलोज के
प्लांट सेल वॉल्स बने हुए होते हैं। और पेपर जो होता है ना, पेपर वो प्लांट पल्प का बना हुआ होता है एंड कॉटन फाइबर, इन दोनों में सेल्यूलोस होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, जो चाहे आप प्लांट पल्प से पेपर बनाओ या कॉटन फाइबर से, दोनों में सेल्यूलोस होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक्स एमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। उनमें क्या होता है, उनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो शुगर्स, यानी कोई अमाइन ग्रुप, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ शुगर, यानी अमाइनो एसिड प्लस शुगर जुड़ा हुआ, ये बनाएगा एक मोनोमेरिक यूनिट। तो उनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ही अमाइनो शुगर्स होते हैं, अमाइनो प्लस शुगर, तो वो बनाएगा जो वो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड अमाइनो शुगर। दीज आर केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि शुगर के साथ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोस एमाइन, एन एस्टाइल गैलेक्टोस एमाइन, ये क्या होते हैं, ये अमाइनो शुगर्स होते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो एक्सोस्केलेटन, जो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता हो, जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है, उसमें पाया जाता है काइटिन। काइटिन क्या है, काइटिन एक अमाइनो शुगर है, ठीक है। ये किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में। इसी वजह से आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स मतलब ये हमारा एक यूनिट है अमाइनो शुगर, फिर इसके साथ दूसरा अमाइनो शुगर, उसके साथ तीसरा, इसी तरीके से ये होमोपॉलीमर्स होते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और आपको क्या करना होगा, इस सीरीज़ को, इस BR एकेडमी चैनल को आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन आइकन को आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिले इस लेक्चर सीरीज़ से, ठीक है। तो बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।